जनता ने जो सरकार को चुना था विकास के लिए चुना था, घटना और लोकशाही को समाप्त करने के लिए इन चुना था। ये आते कैसे, इनके विरोध में क्यों बोलते हम लोगों को क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि हम डेमोक्रेसी चाहते और मोदी जी को इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मगर सैयद भाई कोतवाल कौन करेगा मुकदमा? सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू हुई और वो सुनवाई का कुछ ना हो, इसलिए ये धनखड़, ये रिजिजू और ये बाकी सब उनके ऊपर टूट पड़े। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को मोदी जी नहीं मानने वाले। मतलब डबल इंजन का फायदा ये होता है कि ये आपके बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, बच्चों के प्रति हीनस क्राइम करने वालों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का जो भी हो यौन शोषण करने वालों को छोड़ देते हैं। क्योंकि करने वालों में ज्यादातर इन्हीं के होते हैं लोग जो हिंदुत्ववाद का पुरस्कार करते हैं, जो इनकी पार्टी में होते हैं, ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। अब बताइए मुझे कि कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हो, अमर खालिद की क्या बात कर रहे हो? ये हालत ऐसी है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और गुजरात में दूसरे फेज के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस वोटिंग से बिल्कुल पहले कल ही अहमदाबाद के शाही इमाम का एक बयान आता है और बयान आता है ANI न्यूज एजेंसी के जरिए, जो इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत ही चहीती न्यूज एजेंसी है और इस कीमत पे कि UNI और PTI को तकरीबन खत्म कर दिया, सिर्फ ANI को बीजेपी प्रमोट करती है। उसके जरिए जो बयान आया है उसमें शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को चुनाव का टिकट देना इस्लाम विरोधी है और ये इस्लाम को कमजोर करता है। अब इसका क्या मतलब है, आज की वोटिंग पे क्या असर देखना चाहते हैं इसके जरिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा के सुधाकरन, केरला कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ने भी RSS की बड़ी तारीफ कर दी है। ये कहा है कि इनकी शाखा को सिक्योरिटी देनी चाहिए और RSS जो है वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र की सेवा कर रही है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के कई लोगों को बीजेपी में बड़ी अहमियत के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया है। ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जिसमें बीजेपी के फैसले लिए जाते हैं। हालांकि इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है कि फैसले वहीं लिए जाते हैं या सिर्फ 7 रेस कोर्स में लिए जाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री निवास कहते हैं। ये एक बिल्कुल अलग एक बहस है, हम उसमें नहीं जाते। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में अब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसा विवाद चल रहा है जिस पर हम बात करेंगे। और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो लॉ मिनिस्टर ने कॉलेजियम की मुखालिफत की है सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट में, उसको और एक तरह से उसको सपोर्ट कर दिया और वो बिल्कुल खुल करके आ गए वो भी कि बिल्कुल जो कुछ पार्टी सोच रही है वही उपराष्ट्रपति भी सोच रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, नागपुर से, जो गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का एक YouTube चैनल है, उसको आप जरूर देखें। उसमें हिंदू और हिंदुत्व पर बहस बहुत ही दिलचस्प है। उसे अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको कुछ और नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसको आप देखें भी, सब्सक्राइब भी करें। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। आप बताइए कि क्या कुछ है ये जो अहमदाबाद के जामा मस्जिद के इमाम साहब ने कह दिया ऐसे वक्त में, जबकि आज पोलिंग हो रही और कल उनसे ये बयान दिलवा दिया गया। इसमें क्या कुछ है? क्या बीजेपी की हताशा है या कोई नई कोशिश है? क्या कुछ है? पहले चरण में क्या कुछ कमजोरी रह गई
दूसरे चरण को और मजबूत करने के लिए ये कुछ क्या क्या है आपकी नजर में? देखो, न्यूज तो बहुत बढ़िया है। अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है मंदिरों में मोबाइल न ले जाने का। ठीक है। अब मोदी जी क्यों जाएंगे मंदिर? मंदिर मस्जिद तो अब जाना नहीं ना मोदी जी को, क्योंकि वो तो ध्यान नहीं करते तो मोबाइल लगा के करते। वैसे ये शब्बीर अहमद सिद्दीकी जो है ये पे रोल पर है। बहुत सारे आपके लोग, मैं जो बोलता हूँ ना मुसंगी है, वो मुसंगी उनके पे रोल पर है। और ये मुसंगियों के स्टेटमेंट दिलाना बीजेपी के लिए बहुत आसान बात है। अब मुझे बताइए कि एएनआई जो मोदी एजेंसी है, जो सरकारी एजेंसी नहीं है, किसी और की एजेंसी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने सारे ये आते हैं, जिसको गाली भी बका था, वो बाबा योगी जी ने बहुत गाली बका था, तो वो क्या क्या बोला था वो हम शब्द भी नहीं बोल सकते। ऐसी गाली खाने वाली एजेंसी इलेक्शन के पहले दिन एक स्टेटमेंट जारी करती है कि महिलाओं के राजनीति में आना बहुत बुरी बात है और इस्लाम को ये मान्य नहीं है। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, यहाँ तो महिलाएं आई थी, अब उनको क्या मान्य नहीं करते थे वहां की पब्लिक, या इस्लाम वहां अलग हो गया था? भाई किसी जमाने में होगा कि महिला के नेतृत्व में नहीं जाना, किसी ने लिख दिया होगा, वो लिख दिया, इसका मतलब है कि वो पूरा ब्रह्म वाक्य है क्या? मगर इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो मुस्लिम महिलाओं को टिकट देती है जो पार्टियां, वो मुस्लिम का तुष्टीकरण करती है। ये कभी नहीं बताएंगे कि जो कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम तुष्टीकरण आप बोलते हो, उन्होंने आपके मौलवी के प्रेशर में आके महिलाओं का जो भत्ता होता है, निर्वाह भत्ता, उसको कैंसिल कर दिया और वो जजमेंट को आपने पूरा बोल दिया कि वो तुष्टीकरण है। भैया, ये तुष्टीकरणों की भी व्याख्या इनके तरफ से अलग तरीके से सीखना पड़ेगा। जैसा डरपोक, गांधी को डरपोक बोलते हैं, ये AK-47 लेके घूमते हैं जेल में। जब मैंने अपने साथ में कई RSS वालों को देखा कि रोते हैं जेल में, तो ये बहादुरी के लक्षण है, रोना ये बहादुरी के लक्षण है। हमारे प्रधान प्रचारक जो है वो तो कई बार रोते हैं, बार बार आके टीवी के सामने रो देते हैं, ये बहादुरी के लक्षण है। मगर लड़ना, भिड़ना और अपने बात को मनवाना शांतिपूर्ण तरीके से, ये डरपोकता के लक्षण है। ये व्याख्याएं बहुत अलग तरीके से करते, क्योंकि ये दोगला संगठन है। तरफ दुनिया, हमने हिंदुस्तान के पूरे संगठनों में अकेला ऐसा संगठन और पार्टी है जो डबल मानसिकता में जीती है। एक तरफ ये संविधान की कस्में लेते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरे तरफ इनका जो मास्टर जो संगठन है RSS, वो ये कहता है कि हमें संविधान भी मान्य नहीं और लोकतंत्र भी मान्य नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हर एक RSS का आदमी या बीजेपी का आदमी ये डबल मानसिकता में जीता है और डबल स्टैंडर्ड में इनसे ऐसे ऐसे बातें आ जाती है सामने कि उसका विवाद हो जाता है। इसको माफ करना चाहिए, इनको ऐसे माफ करना चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि सरकार ने आपको, जनता ने सरकार बनाने के लिए जिताया था। बिल्कुल हम मानते हैं कि लोकतंत्र में आपने बहुमत प्राप्त किया, आप जीत गए, मगर आप संविधान समाप्त करोगे और लोकशाही समाप्त करोगे, ये मैंडेट नहीं मिला था आपको, इसलिए आपको नहीं जिताया था कि आपको संविधान भी समाप्त करना है और ये भी समाप्त करना है। आप ऐसा सोच रहे हो कि हमें बहुमत मिल गया है, हमें 303 या 302 ये मिल रहे हैं कैंडिडेट, जो सांसद मिल गए, इसका मतलब है ये देश में कुछ भी करेंगे। इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है जगदीप धनखड़ जी का स्टेटमेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको पता है? ये बोल रहे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, हालांकि ये एडवोकेट है, ये उपराष्ट्रपति है मगर एडवोकेट भी है, जिनको संविधान समझता है, जिन्होंने वकालत भी की है। ये बोल रहे हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री कानून पर सुप्रीम कोर्ट सुपरसीड करे या उसके ऊपर चेंज करे। भाई संविधान की जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको अगर डैमेज करती है कोई बात, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई करने का अधिकार रखता है, क्योंकि वो चौथा स्तंभ है, वो आपके गुलाम नहीं है। पार्लियामेंट का गुलाम नहीं है सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट का गुलाम नहीं है हमारी जो चारों विधायिका है, वो पार्लियामेंट की गुलाम नहीं है, सहायक है। और सहायक इस बार में होता है कि जो कानून बना है वो कानून संवैधानिक है कि नहीं, इसकी व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार है। मगर जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे हैं, वो अपने तरीके से अपने लॉ में बोल रहे हैं, किरण रिजिजू अपनी लॉ में बोल रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड इनको अपने गुट्टी में मिलता है, जैसे बच्चे को गुट्टी पिलाते हैं ना बादाम पीसकर, तो इनको झूठ, पाखंड और फ्रॉड ये RSS के गुट्टे में मिलता है। जो बाहर से भी जाते हैं पहले उनको कटोरे से गुट्टी पिलाई जाती है और उसके बाद में ये स्टेटमेंट उनके मुंह से निकलते हैं। ये समझने की जरूरत है हमको।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने अब से पहले कई बातें कही हैं। वो जो मुसंगी वो मुसलमान जो संघ के लिए काम करते हैं, तो ये बात आपने भी बताई कि पेरोल पे हैं। मैं इस बात को कई बार अपने दर्शकों से बता चुका हूं कि जिन साहब को, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा उर्दू का अखबार है, उसमें एक साहब को, खास तौर पे एक फैमिली को ऐसा दिखाते हैं जैसे पूरे मुसलमानों के नेता हैं वही, और वो जो कुछ करेंगे बस उसी पर चलेगा। और ये वही है जो अयोध्या के फैसले से एक हफ्ते पहले आधी रात को जाकर के मिले थे, और उन्होंने मदरसों का सर्वे को भी सपोर्ट कर दिया था। और मुजफ्फरनगर में जब फसादात हुए, मुसलमानों को कुछ पैसा देकर के एफिडेविट पे साइन करा लिया कि गांव में वापस मत आ जाना। बिल्कुल इसराइल फिलिस्तीन की तरह से घेटों में मुसलमानों को पहुंचाने के लिए खेतों में जाकर के उन्होंने छोटे छोटे मकान भी बना करके दे दिए। यानी वो मुसलमानों में अपना इमेज ये बना रहे हैं कि मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इनफैक्ट आरएसएस के प्लान पर अमल कर रहे हैं। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। अदालतों में भी जो उनके वकील हैं वो भी उसी तरह से मदद के बहाने एक अजीब एक ड्रामा करते हैं। मैं उस इशू पर नहीं जाता, लेकिन आपने जो बताया कि आरएसएस के लोग जेल में रोते हैं, मुझे याद आ गया सावरकर का मामला। सावरकर ने जेल के बाद जो रंग बदला, तो मैंने अभी पिछले दिनों राम पुनियानी जी से बात हो रही थी, और मैंने कहा कि देखिए, आदमी की साइकोलॉजी है कि जेल में यातनाओं से गुजरा है आदमी, या किस वजह से गुजरा है। क्या वो देश की आजादी के लिए बाई चांस लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया था, बाद में फिर ख्याल आया कि बिला वजह किस पंगे में पड़े हो, और अंग्रेजों के से माफी भी मांग ली और पेंशन भी ले ली। तो ये जो दोगलापन है और डर है, इस डर के बावजूद ये पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। ये क्या कुछ हुआ? ये थोड़ा सा एक तरह से डाइवर्ट होने की सी बात लग रही है मुझे, लेकिन ये एक सवाल है कि इतने डरपोक लोग, जिन्होंने बाकायदा आरएसएस का इतना बड़ा आदमी, जिसको बाद में वीर सावरकर कहना शुरू कर दिया गया, उसने माफी मांगी। हिस्ट्री में 5 लेटर्स हैं कम से कम जिसमें माफी मांगी। नहीं मांगी, आपको बता देता हूं। उन्होंने, आरएसएस ने उसको गालियां भी दी। हाँ, उसको छद्म हिंदू बोला, इसको भटका हुआ हिंदू बोला, उसको ईसाई हिंदू बोला, इसको बोला ये फॉरवर्डनेस में ईसाई बन गया है, ये हिंदुत्व वाला नहीं है। उसने जब गौ खाने की बात की कि गौ का मांस कोई बड़ी बात नहीं है खाना, तो उसको रिजेक्ट कर दिया था, पूरा टोटल रिजेक्ट कर दिया था। मगर चूंकि मजबूरी ये है कि इनके पास में आइडियल डेडलॉक है, आइडियल है नहीं इनके पास में। किसी आदमी को सामने करके देखो, ये गोडसे को सामने नहीं कर सकते, ये गोलवलकर को सामने। देखिए, मैं सुनिए अविनाश जी, मैं एक बात ही कहता हूं। देखिए, अगर मुल्क की आजादी की लड़ाई में कहीं थे ही नहीं, तो आजाद मुल्क में हुकूमत चलाने के लिए आइडियल कहां से मिलेंगे? ये उनकी प्रॉब्लम है भाई, इसे समझें, सीरियसली समझें। तो इसमें तो अभी जो मेरा सवाल था, उस पर मैं वापस आना चाहता हूं कि इतने डरपोक लोग, जिन्होंने जेल से वापसी पर माफी मांग के पेंशन लेना शुरू कर दी, वो डरपोक लोग कैसे हावी हो गए? क्या हुआ? बाकी मुल्क के लोग क्यों डर गए? इनसे क्या हो गया? सर, मुल्क के लोग डरे नहीं, विस्पर कैंपेन में इनसे बड़ा कोई है नहीं। काना फूसी वाली जो गैंग है इनके पास में, और झूठी खबरें फैलाना, झूठा इतिहास बताना, झूठी बातों के लिए प्रेरित करना, उसमें सोच बनाना। देखो सर, मैं आपको एक बताने वाला था, आपने उसका नाम नहीं लिया। मैं बोल रहा था आईडीबीआई बैंक, ठीक है ना? बिल्कुल। अब आप समझ लो कि झूठी खबरें कैसी होती है। अब ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो बैंक चलाना सरकार का काम नहीं, एयरपोर्ट चलाना सरकार का काम नहीं, स्कूल चलाना सरकार का काम नहीं। सरकार का काम मात्र टैक्स उगाही करना है, भ्रष्टाचार करना है और हम पे शासन करना है। इतना ही रह गया आरएसएस के इसमें। अब ये बातें जो छुपा के रखते हैं, वो आपको उजागर करनी पड़ेगी कि आईडीबीआई बैंक 1964 में स्थापित हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापना की थी, और 2023 में ये बैंक बिकने वाली है। मैं आज बता रहा हूं, 2022 में मैं बता रहा हूं कि 23 में बैंक बिकेगी। और क्यों बिकेगी? तो मेरे पास एक सोर्स के माध्यम से आईडीबीआई की 10 साल की बैलेंस शीट आई है। अब बैलेंस शीट क्या बोल रही है कि ये बैंक
2011 में 2129.44 करोड़ रुपए प्रॉफिट में थी, मतलब 2129.44 लाख रुपए करोड़ में ये थी। 12 में ये 2646.63 करोड़ के प्रॉफिट में थी। 2013 में 2554.73 करोड़ प्रॉफिट में थी। 2014 में 2023.26 करोड़ प्रॉफिट में थी। 2015 में 1770.16 करोड़ प्रॉफिट में मोदी आ चुके थे। 2015 में मोदी आ चुके थे, तब भी ये प्रॉफिट में थी 1770 करोड़ से। मगर देखो उसके बाद में 2017 में 7985 करोड़ के लॉस में गई, 18 में 16730 करोड़ से लॉस में गई, 19 में 32280 करोड़ से लॉस में गई, 20 में 45400 करोड़ से लॉस में गई और 21 में 44226 करोड़ से लॉस में गई। चमत्कार है कि नहीं सर? तो ये जो लॉस है, ये जो लॉस है वो जो भगोड़े लेकर के भाग गए या इन्होंने खुद भगा दिया या माफ कर दिया, ये वो लोग हैं जो पैसा लेकर के भाग गए, इस वजह से नुकसान में क्या वजह हुई? यही हो गया। आपको पता है 9 के सामने 10-11 जीरो लगाए, खरब में होता है वो फिगर। वो पैसा कहां गया? आरटीआई में जवाब नहीं दे सकी सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक। वो आरटीआई घूम रहा है सब जगह। सर ये देश चल रहा है, ये देश में लूट हो रही है, क्या हो रहा है ये इसको समझने की जरूरत है। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको ये बता देता हूं कि जनता ने जो सरकार को चुना था विकास के लिए चुना था, घटना और लोकशाही को समाप्त करने के लिए चुना था। ये आते कैसे, इनके विरोध में क्यों बोलते हैं हम लोगों को क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि हम डेमोक्रेसी चाहते, क्योंकि हम संविधान चाहते, संविधान के माध्यम से सबका बेनिफिट चाहते, सबको समान अवसर चाहते। मगर इसको नहीं देना है, जिनके मन में है वो लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं। वो कैसे? गलत न्यूज का पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, दोगलेपन से काम करते हैं। मैंने अभी पहले बताया कि संविधान और संविधान को मिटाना और लोकतंत्र को मिटाना उनके बैक माइंड में होता है, सामने उनको शपथ लेना पड़ता है। और घटना विरोधी जो कार्य ये करते हैं, आपको पहले इसमें बता चुका हूं कि नोटबंदी ये मात्र और मात्र उसके दोषी नरेंद्र मोदी साहब है। 3 घंटे पहले रिजर्व बैंक के सारे ये पूरे कोरम ने मना किया था कि नोटबंदी नहीं होगी। 5 बजे रिजर्व बैंक का कोरम ये बताता है नोटबंदी नहीं होगी और 8 बजे घोषित करते हैं। तो सारी जिम्मेवारी मोदी जी की है और मोदी जी को इसके लिए देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मगर सैयद भाई कोतवाल कौन करेगा मुकदमा? सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू हुई और वो सुनवाई का कुछ ना हो, इसलिए ये धनखड़, ये रिजिजू और ये बाकी सब उनके ऊपर टूट पड़े। आप जो यानी प्रधानमंत्री को बचाने के लिए कि वो केस आगे ना बढ़ सके, कोई फैसला ना दें, इसलिए ऐसा। अच्छा, मुझे याद आ रहा है अभी पिछले हफ्ते तकरीबन 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा ना, नोटबंदी की किडनैप ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट या उनके परिवार के लोग, ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है कि डेमोक्रेसी को इस तरह से नहीं। मुझे एक चीज याद आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये सवाल उठाया था कि ये जो आपने इलेक्शन कमिश्नर को इतनी जल्दबाजी में अपॉइंट किया है, क्या इलेक्शन कमिश्नर अपनी जगह ऐसा फैसला ले सकते हैं अगर उन्हें जरूरत पड़े कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, क्या वो हिम्मत रखेंगे करने की? तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने इशारा पहले से दे दिया। ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई जज अपने फैसले का इशारा सुनवाई के दौरान दे दे और फौरन जज बदल दिया जाए। ऐसा कई वाकयात हमारे सामने हैं कि वो गलती से जज बोल जाता है बीच में, बेचारा अपने फैसले का इशारा दे देता तो सरकार अलर्ट कर देती है, बाकायदा अदालतें बदल देती है, खुद पूरा सिस्टम बदल जाता, नई अदालतें कायम हो जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहां भागेगी सरकार। अच्छा, अब ये बताइए कि ये क्या कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है? कांग्रेस की तरफ अगर थोड़ा देखें कि केरल के कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस दिशाहीन हो रही है, सेल्फ गोल मार रही है। आपने पहले ही बताया कि 2 लोगों को, सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह को उन्होंने बड़े पद पर ले लिया,
जिसमें से शिवराज सिंह और गडकरी को निकाला था, उस पद पर उनको ले लिया। के सुधाकरन की क्या तैयारी है मुझे नहीं मालूम। वो बता रहे हैं कि आरएसएस की तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि आरएसएस की शाखा में सुरक्षा देना चाहिए, शाखा को सुरक्षा देना चाहिए। और आरएसएस जितना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ही अपनी विचार प्रणाली ठीक करनी चाहिए। कोई विचार नहीं बचा। सत्ता के लिए जो इकट्ठा होते हैं ना कॉकस, वो गैंग बची है मात्र कांग्रेस। कांग्रेस कोई विचारधारा के साथ नहीं लड़ रही। एक तरफ उनके राहुल जी सड़क पर दौड़ रहे हैं, सड़क पर मार्च कर रहे हैं, जनता उनसे मिल रही है अपेक्षा से कि ये विरोध में खड़े होंगे, मगर इनके सारे सोल्जर जो है आरएसएस को पीछे से जाके मिलते हैं और आरएसएस के लिए काम करते हुए सुधाकरन जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप बताइए, जहां से सांसद बने राहुल गांधी, भाई उत्तर प्रदेश में तो हार गए थे, वहां से सांसद बने थे। जिन लोगों ने आपको सांसद बनाया उनके साथ आपका कांग्रेस का प्रेसिडेंट गद्दारी कर रहा है। और ये गद्दारी कर रहा है कि वो आपके विरोधी, आपने सावरकर के बारे में बोला, आपने आरएसएस के बारे में बोला, आपने बीजेपी के बारे में बोला, और आपका अध्यक्ष उनको सर्टिफाइड कर रहा है। ये कौन सी लड़ाई है और किस तरीके की लड़ाई है? ये राहुल जी कैसी लड़ाई लड़ेंगे मुझे नहीं पता। जितने लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं, जितने पीछे नेता छूट रहे हैं, वो अपनी सीट कैसी आएगी कांग्रेस जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे जी 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 ऐसे ऐसे पब्लिक देखना नहीं चाहती। मैं आपको बताता हूं, इनके जो नेता है जिनको ये दोबारा टिकट देंगे, उनके चेहरे नहीं देखना चाहती। यही गुजरात में होने वाला है। देखो वहां अनुमान मैं सही ढंग से इसलिए और कोई नहीं बता सकता अनुमान, क्योंकि डार्क हॉर्स जो नाम का एक ये हमारे यहाँ चल रहा है मामला, वो आम आदमी पार्टी वहां कितना सेंध मारेगी, कितनी तरीके से आएगी, इसके बारे में आज भी लोगों को कोई अनुमान किसी पत्रकार को नहीं है। आपको बता देता हूं, मनसा और ऊंझा। मनसा मतलब जहां अमित शाह का जन्म हुआ था वो सीट, ऊंझा मतलब जहां इनका जन्म हुआ था मोदी जी का, वो दोनों सीट पिछले वक्त कांग्रेस ने जीती थी। आज त्रिकोणी फाइट हो गई, दोनों सीटों पर त्रिकोणी फाइट हो गई। और मोदी और अमित शाह आरएसएस के भागवत को पूछ के वहां दो नाम डिसाइड किए। पहले तो नहीं होता था, उन्होंने बुजुर्ग लोगों को वहां डिसाइड करके भेजा, टिकट दिया। अब ये बताइए कि कितना मैनेजमेंट करते। पिछले वक्त भी आपको बताया था कि 38 मीटिंगें किए। जिस दिन वहां हो रहा था मतदान, उस दिन 3 घंटे उन्होंने शो किया, रोड शो किया। बाजू के डिस्ट्रिक्ट में रोड शो चल रहा था और वो पूरा टीवी पर लाइव बता रहे थे। आप इसको समझिए कि हमारी डेमोक्रेसी कहाँ चल रही है, हमारे चुनाव आयोग कहाँ चल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, चुनाव आयोग का एक तो भी नोटिस आया, चुनाव आयोग का एक तो भी बयान है कि ऐसे नहीं कर सकते हो आप। अब आप देखिए, कल ये होगा, कल वोटिंग होगा दूसरे फेज का, ये किसी मंदिर में दिखेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहे हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए कैमरे लेके, और बिना कैमरा को तो मोदी कहीं भी नहीं जाएंगे। माँ से मिलने नहीं जाते, आप मंदिर की बात कर रहे हो? ये तो माँ से नहीं मिलते अपने, खाली लेटरिन बाथरूम में मोदी जी कैमरा नहीं लेके जाते। ये धन्यवाद समझना चाहिए देश को कि वहां कैमरा छोड़ के जाते हैं। अदरवाइज वो कहीं भी जाते हैं तो कैमरा साथ में लेके जाते हैं। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को मोदी जी नहीं मानने वाले हैं। ये छोटे लोगों के लिए जजमेंट आया है। वो जो उत्तराखंड में मंदिर में गए थे, कहाँ थे वो? हरिद्वार में गए थे ना? जी जी, केदारनाथ की गुफा में गए थे, बद्रीनाथ केदारनाथ की गुफा में। वहां बाकायदा तकरीबन जिस जगह मंदिर में मूर्ति होती है, यानी जो एक तरह से उस आस्था के साथ जो हैं, यानी भगवान की जो जगह होती है, उस जगह कैमरामैन को पहुंचा दिया। तो ये हमारे मोदी जी ये करते रहे हैं। और कोई जी जी जी, वो बिल्कुल ऐसा ही लगा कि कैमरे में दिखा करके ही ये सब हो रहा है। बहरहाल, तो ये अब जरा ये बताइए कि क्या कुछ इधर और जो कुछ चीजें हो रही हैं जिसमें अनुराग ठाकुर और दूसरे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? उमर खालिद को जो है वो बेगुनाह तो कर दिया, लेकिन जेल से नहीं छोड़ने की बात हो रही। क्या है आप
इसको कैसे देख ठीक है, वो तो ठीक है, किसी को जेल से छोड़ना नहीं है, किसी को जेल में पहुंचाना ही नहीं है। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर ये जेल में पहुंचना चाहिए था, ये तो पहुंचे नहीं, उनके ऊपर केस भी दर्ज नहीं हुई। उमर खालिद को जेल से नहीं छोड़ेंगे। राजेश कन्नौजे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिल गया तो उसको सस्पेंड कर देंगे। ये कानून सुव्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ा रहे। कानून सुव्यवस्था के कोई मामला नहीं। इसका एक ताजा रिपोर्ट है पॉक्सो एक्ट का। पॉक्सो एक्ट में आप देख लो, बच्चों के प्रति गुनाह, कितना सीरियस मामला है। नाबालिग बच्चों के प्रति गुनाह, डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश में 77.7% मामले लंबित है। पश्चिम बंगाल भी बहुत ये नहीं है, पीछे नहीं है, 74.6%। बिहार में 67.6%। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन 60.2%। गुजरात में 51.5%। कर्नाटक में 45%। हरियाणा में 41%। झारखंड में 38%। पंजाब में 36%। चंडीगढ़ में 35%। आंध्र प्रदेश 33%। राजस्थान 24%। कोलकाता 24% और तमिलनाडु में 19% है पॉक्सो के मामले लंबित। मतलब डबल इंजन का फायदा ये होता है कि ये आपके बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, बच्चों के प्रति हीनस क्राइम करने वालों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का जो भी हो यौन शोषण करने वालों को छोड़ देते हैं, क्योंकि करने वालों में ज्यादातर गिनी के होते हैं लोग जो हिंदुत्ववाद का पुरस्कार करते हैं, जो इनकी पार्टी में होते हैं, ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। अब बताइए मुझे कि कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हो, अमर खालिद की क्या बात कर रहे हो। ये हालत ऐसी है, पूरी की पूरी हालत ऐसी है, और जनता अंधी बन के उनका अनुकरण कर रही है। इसलिए सारे जो लोग मोदी शासन का इसलिए विरोध करते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, संविधान समाप्त हो रहा है। उन लोगों को बल देने की जरूरत है, उन लोगों को इकट्ठा आने की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को लाया, बहुत सारे लोग आपके चैनल पे आके वो बात कर रहे हैं। एक जगह मिलके इसको रूपरेखा उसके देने की जरूरत है। वरना आपको बता देता हूं कि चाइना ने कई देशों में आपके सेफ गार्ड डिफेंडर नाम की संस्था स्थापन की उनके मदद के लिए, और 2,30,000 चीनियों को जो जिनपिंग के विरोध में, डेमोक्रेसी के सपोर्ट में और ये कोरोना के लॉकडाउन के विरोध में बात कर रहे थे, विदेशों में रह के वहां से फोर्सफुली पकड़ के ले आए। विदेशों में भी पुलिस थाने बनाते हैं जिनपिंग। उनके कदमों पर कदम रख के हमारे मोदी जी भी बढ़ना चाहते हैं। देश कहाँ जाएगा, किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। खास बात जो हमारी आज रही वो खास तौर पर गुजरात इलेक्शन, जहां आज वोटिंग हो रही है दूसरे चरण की, उसके बारे में क्या कुछ किस किस तरह से तिगड़मबाजियां लगाई जा रही हैं। लेकिन आपने साथ साथ ये भी बताया कि कांग्रेस को जिस तरह से काम करना चाहिए था संगठन होते हुए भी वो नहीं कर पाई, और इसलिए महाराष्ट्र का इशू है। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और दानवे भी आ गया, वो किसानों को साथ बोला था, ऐसा महामहिम दानवे जो केंद्रीय मंत्री है वो भी आ गया कि छत्रपति के विरोध में स्टेटमेंट दे दिया। इसके पहले लोढ़ा ने वो 40 भगोड़ों को, वो छत्रपति का जो आगरा से जो निकलना था उसके साथ में कंपेयर कर लिया। कोश्यारी तो क्या बकते हैं पता नहीं, बुढ़ापे में सठिया गया वो बुढ़ा, उसको तो हटाना चाहिए, वो पद पे नहीं रहेगा ना सर। तो आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र का बच्चा उसकी जो हालत करेगा ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि छत्रपति शिवाजी नाम ये एक अंगार है महाराष्ट्र में, और इस अंगार के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है। ये दोबारा वोट मांग के देखे छत्रपति के नाम से। दोनों उदयनराजे भोसले जो कांग्रेस इसके बीजेपी के सांसद है, अभी धरने पर है, अभी वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे। एनसीपी में जब थे वो, उस वक्त वो बोलते थे कि मैं पार्टी वार्टी को नहीं जानता, पार्टी को नहीं मानता। बीजेपी में क्यों नहीं बोल रहे? उनको भी गुट्टी पिला दी। जो बीजेपी में जाता है वो गुट्टी पी के ही जाता है। तो हमारे दोनों राजा भी वहां गुट्टी पी के बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है महाराष्ट्र के लिए, और उनकी भविष्य की राजनीति के लिए भी दुर्भाग्य है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। ये बहुत ही अहम है। बल्कि मुझे इसमें यह महसूस हो रहा है कि कुछ लोग बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करने में इस हद तक आगे बढ़ रहे हैं कि वो खुद शायद, अगर ये भी समझा जाए कि वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में
छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ रह करके कोई पॉलिटिकली सरवाइव कर जाए, ये नामुमकिन है और उसकी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वजह है। लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल ऐसी आंखों पर पट्टी बांध करके चल रहे हैं। क्या वैचारिक भूमि रही है कांग्रेस, नहीं यहाँ महाराष्ट्र की साहू फुले आंबेडकर, ये वैचारिक रही है और ये लेगेसी जो चलते आ रही है छत्रपति शिवाजी महाराज से चलते आ रही है। आप देखिए कि ज्योतिराव फुले जी ने सबसे पहले अगर पोवाड़ा लिखा था, गाना लिखा था, वो शिवाजी महाराज के ऊपर लिखा था और शिवाजी महाराज की समाधि पर जो बेल बूटे और कचरा जो था उसको हटा के उन्होंने शिव जयंती मनाया था। तो उनकी शुरुआत भी उससे हुई थी, शिवाजी से। उसके बाद में बाबा साहब आंबेडकर जब उनका आंदोलन, जन आंदोलन पहला कर रहे थे, महाड़ का सत्याग्रह, उन्होंने भी रायगढ़ में जाके उस समाधि का दर्शन लिया था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है, उनके किले पर, वहां का दर्शन लिया था। ये पूरा का पूरा जो है हमारा स्वतंत्र, बंधुता और समता, ये आइडियल हमको जो दिया है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया है। और ये तीनों चीजें ये लोग नहीं चाहते, इसलिए आपके लोगों का आदर्श, आपके लोगों की आदर्श संविधान, आपके लोगों का जो आइडियल विचार है उसको तोड़ने मरोड़ने का, उनको विवादास्पद बनाने का ये काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई आइडियल नहीं है, इनके पास कोई विचारधारा नहीं, सत्ता इनके लिए सर्वोपरि है। उनका सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्ता मिलने के लिए वो खरीद फरोख्त से लेके अनैतिक जितने काम है, साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें करता है। अभी डिप्टी सीएम नाम का एक यहाँ बैठा हुआ है तरबूज, वो बोलता है कि मैंने जो बोला था कि मैं फिर आऊंगा तो मैंने अपने कूटनीतिक तरीके से, ऐसा कोई सीएम बोलता है? सर, डिप्टी सीएम बोलता है? जितना काला किया होगा वो कभी इसके सामने आके बोलता है? आपने देखा ऐसा कभी किसी राजनीति में, दुनिया के किसी राजनीति में इतना बुरी तरीके से कोई ऐसा बोलने वाला कि मैंने अपने अंधेरे में क्या क्या किया, वो सामने आके वो खुद बोल रहा है। ये बहुत ही, ये देखिए ओवर कॉन्फिडेंट जब हो जाता है ना आदमी, जो गलत काम करने वाला भी होता है वो फिर बोलने लगता है और शायद वही इनके पतन का कोई रास्ता इससे निकले। लेकिन एक खास बात जो आपने जो खास बात बताई उसमें ये कि आरएसएस संविधान और प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये इसी के बहाने, इसी के रास्ते से हुकूमत में आते हैं और इसी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये पूरे देश को बहरहाल फैसला लेना चाहिए कि इस हुकूमत में क्या देश क्या खुशहाली की तरफ गया है, क्या हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से जैसे हमेशा रहते रहे हैं। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं बल्कि सबको एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम कर लिया। क्या ऐसे कभी देश आगे बढ़ सकता है? क्या कोई समाज मजबूत हो सकता है? क्या किसी अपने पड़ोसी पर ये शक करके जीना कि पता नहीं ये मेरे लिए खतरा है या क्या है, इस तरह से क्या कोई जिया जा सकता है? कोशिश ये करनी चाहिए कि देश के लोगों को अपनी एकता, अपना आपसी प्यार मोहब्बत बनाए रखना चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए ये जरूर गौर करना चाहिए कि हमारा संविधान और हमारा प्रजातंत्र हमें कितना प्यारा है और उसे बचाने के लिए हमें क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने एक बार फिर हमें समय दिया। आखिर में मैं याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी का YouTube चैनल है, उसे आप लोग जरूर देखें और सब्सक्राइब भी करें। और बहुत ही अच्छी एक बहस शुरू की है, हिंदू क्या है और हिंदुत्व जो आरएसएस की लाइन है वो क्या है, बुनियादी फर्क क्या है, उस पर एक बाकायदा एक सीरीज आपने शुरू की है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।